भाई शुक्र है बहनों भाइयों के संगीत के सितारों की महफिल के पिछले प्रोग्राम से तो आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी सही सलामत निकल आया, क्योंकि भाई उसमें सुरों की महारानी लता मंगेशकर से मैंने कुछ ऐसे मुश्किल कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे थे कि मुझे लगता था कि शायद मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। और बहनों भाइयों कई जरा गड़बड़ वाले सवाल और भी है मेरे पास लता जी के लिए, जो मैं काफी हिम्मत करके आज उनसे पूछने वाला हूँ। दोस्तों ये तो चूंकि मुझे भी लता मंगेशकर के गाने सुनने का शौक है, इसलिए मैंने सवालों की सिचुएशन देखकर उनका ये हिट गीत बजा दिया यहाँ। मगर असलियत तो ये है कि पिछले प्रोग्राम के मुश्किल सवालों के बड़े ही खूबसूरत जवाब दिए थे लता जी ने दादा SD यानी सचिन देव बर्मन और मोहम्मद रफ़ी और उनकी अपनी बहन आशा भोसले से उनकी अनबन के बारे में और उनकी पैदाइश, उनकी भाषाओं वगैरह के बारे में। खैर तो साहब मैं फिर एक बार बढ़ता हूँ आगे और अब की बार भी जरा डरते डरते लता जी के सामने आज के मुश्किल सवालों का कोटा रखने के लिए। अच्छा दोस्तों, आपको याद है ना कि किस तरह पिछले प्रोग्राम में लता जी ने न सिर्फ उनकी मोहम्मद रफ़ी के साथ हुई कश्मकश के बारे में बताया था, बल्कि बड़ी तारीफ भी कर दी थी उन्होंने रफ़ी साहब की सादगी और शराफत की। तो रफ़ी साहब ही का जिक्र करके मैं आज लता जी से बात आगे बढ़ाने वाला हूँ। अच्छा लता जी, रफ़ी साहब तो जैसे आपने कहा बड़े सीधे आदमी थे, बहुत साफ दिल के थे। एक साहब ऐसे भी हैं जो कि थोड़े मतलब खुद भी कंट्रोवर्शियल हैं जरा थोड़े से गर्म मिजाज के और काफी धूम धड़ाकेदार इंसान। और आपके सो कॉल्ड वो दुश्मनों में उनका भी शायद नाम आता है, और वो OP नैयर।
अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ओपी नैयर साहब जब हमारे यहाँ आए थे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, तो मैंने उनसे पूछा था कि वो लता मंगेशकर से गाने क्यों नहीं गवाते थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा सुनिए। मेरे दोस्त थे के कपूर। के कपूर साहब ने कहा, बी.आर. चोपड़ा को मेरे सामने बिठाया, बोला कि इनकी तस्वीर करनी है। मैंने कहा जी पहली तो ये कंडीशन है, इनको बोलिए कि मैं लता मंगेशकर नहीं लेता। अच्छा, ये समझ में नहीं आई बात नैयर साहब कि आपने क्यों ऐसा कहा। लता जी से क्या कोई इख्तलाफ था, कोई झगड़ा हो गया था या क्या हुआ? अमीन साहब, खुदा गवाह है, 78 की मेरी एज है, मुझे मरते वक्त जान देनी है, तो मैं बताऊं कोई उनसे झगड़ा नहीं है, ना मैंने अप्रोच किया। तो फिर आखिर लता जी को न लेने की वजह क्या बताइए आपने बी.आर. चोपड़ा साहब को, ये भी तो बताइए नैयर साहब। तो वो बोलने लगे चोपड़ा साहब कि जी मैं लता, आपका कोई झगड़ा तो सुलह करा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने लता के बगैर कभी काम ही नहीं किया। तो मैंने कहा देखिए साहब, कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी आवाज मेरे म्यूजिक को सूट नहीं करती। मुझे चाहिए थी सेडक्टिव वॉइस, जिनकी वॉइस में वेट हो, तो मुझे वो गीता दत्त, शमशाद बेगम और आशा भोसले में मिला। और न सिर्फ ये लता जी, लेकिन उसी इंटरव्यू में नैयर साहब ने ये भी कहा था आपके बारे में, ये भी सुनिए। आशा भोसले बड़ी अच्छी गायिका है, लेकिन नंबर 1 गायिका लता मंगेशकर ही रहेगी, और नंबर 2 आशा भोसले ही रहेंगी। और न सिर्फ इतना लता जी, बल्कि उनके उस इंटरव्यू में उन्हीं की पसंद का आपका गाया हुआ है गीत भी बजाता है, लेकिन ये मतलब ये कि उनके संगीत में आपका गाना नहीं आया, लेकिन उनके प्रोग्राम में जरूर आया था ये गाना। दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया, ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया, ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है। नैनों से एक तारा टूटे, मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। नैनों से एक तारा टूटे, मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए। दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है। तो लता जी, आपने सुन लिया कि ओपी नैयर साहब का आपके बारे में क्या ख्याल है, और आपने वो गाना भी सुन लिया, आपका अपना गाना, जो ओपी नैयर साहब ने अपने प्रोग्राम में बजाया था। तो क्या आप ओपी नैयर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा और नैयर साहब का कोई झगड़ा तो था ही नहीं, ना मेरे दिल में कोई उनके लिए ऐसा था कि भाई ये बहुत बुरा आदमी है या कुछ, ना उनके दिल में। इतना मैं जानती हूँ कि जब वो पहली बार आए और उन्होंने शायद पांचोली की कोई फिल्म वो कर रहे थे, तब मुझे उन्होंने बुलाया था और एक गाना मेरे लिए उन्होंने निकाला था। पर उस वक्त क्या हुआ कि मुझे लगता है मुझे साइनस की बहुत तकलीफ थी और वो गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा। वो रिकॉर्ड नहीं होने के बाद ये अब मैं सोच रही हूँ शायद वैसा नहीं हो। मुझे ऐसे लगा कि फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, लता से नहीं लेंगे, और फिर उन्होंने, और ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कही है कि जो उनका स्टाइल था वो शायद मेरे गले से अच्छा नहीं लगता। आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है, पर वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने म्यूजिक दिया। और
जो उस वक्त म्यूजिक चल रहा था उससे हटके उन्होंने अपना एक स्टाइल उस वक्त शुरू किया था। जैसे मास्टर गुलाम हैदर, जब प्रभात और न्यू थिएटर्स का म्यूजिक चल रहा था या बॉम्बे टॉकीज का, तो वो एक पुराने स्टाइल के, जैसे मैं बन की चिड़िया वगैरह, तो उस वक्त मास्टर गुलाम हैदर एक नया पंजाबी स्टाइल लेके आए और ढोलक और वो तबले का गीत, तो वो जैसे उन्होंने लाया था वैसे नैयर साहब ने भी एक अलग स्टाइल उस वक्त उन्होंने शुरू की, जैसे शंकर जयकिशन ने शुरू किया था। तो ये मुझे लगता है कि 12-15 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति आ जाती है जो अपना एक नया स्टाइल लाती है। तो नैयर साहब का मैं उसी में ये करती हूँ। अच्छा। वो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे और बहुत सारी तर्जें उन्होंने बहुत अच्छी बनाई, इसमें कोई शक नहीं। तो उनमें से एक तर्ज अगर आप चुन ले जो कि आशा जी ने गाई हो और वो अगर आप बजाते हैं तो? बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे उनका वो गाना बहुत अच्छा लगता है, ये है रेशमी जुल्फों का। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले संगीत के सितारों की महफिल में हम बड़ी अजीब सी बातें सुन रहे हैं लता मंगेशकर के मुख से। इन बातों से कई राज खुल रहे हैं और कई गलतफहमियां दूर हो रही हैं। तो लीजिए अब मैं अगला सवाल करने के लिए मुड़ता हूं लता जी की तरफ। लता जी, आपकी जो लोग समझते हैं कि दुश्मनियां थी उसमें एक और नाम बाकी है, लेकिन उसको मैं जरा रोक लूंगा अभी और एक और चीज पर आता हूं। एक पर्सनल सवाल ये है कि देखिए आपके परिवार में एक उषा मंगेशकर को छोड़कर बाकी सबकी शादी हुई है, बच्चे भी हुए हैं और अब तो शायद बच्चों के भी बच्चे आने का समय आ गया है या शायद होंगे भी बच्चे। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने शादी क्यों नहीं की? अमीन भाई, मैंने जब काम शुरू किया मैं 13 साल की थी और मेरे ऊपर भाई बहन 4, माँ और मेरी मौसी की लड़की थी, वो उसके 2 बच्चे, इन सब का भार था। और मैं काम करना चाहती थी और उस वक्त पैसे भी बहुत
कम मिलते थे और मुझे काम के सिवा कुछ सूझता नहीं था। मैं ज्यादातर उसी में मेरा ध्यान रहता था। बाद में मेरी माँ ने एक मर्तबा किसी लड़के की मतलब किसी से बात करके कहा था कि लता के इससे शादी करेंगे, पर मैं ना कर गई। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। मतलब वो कोई फिल्म इंडस्ट्री का नहीं था या कोई गाने वाला भी नहीं था, पर अच्छे घर का लड़का था। फिर मैंने माँ को कहा मैं इस वक्त नहीं करूंगी क्योंकि मुझे काम करने दो। उसके बाद कभी मैंने सोचा नहीं, कभी इस तरह का ये हुआ नहीं। पर मैं हमेशा अमीन भाई एक बात सोचती हूँ कि इंसान की लाइफ में जन्म, मरण और शादी ये ऊपर से लिखवा के लाता है और वो अगर होना है तो उस समय हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, न हुई शादी और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है कि नहीं हुई तो ना सही। मगर हम जरूर एक गाना जरूर ऐसा बजाएंगे जिसमें आपने दुल्हन बनकर, यानी वो कैरेक्टर जो दुल्हन बनी थी एक गाना गाया था, बहुत खूबसूरत गाना था, सुनिए। बन के दुल्हनिया आज चली हूँ मैं साजन के द्वारे, शहनाई बजे ना बजे, शहनाई बजे ना बजे, शहनाई बजे ना बजे। बन के दुल्हनिया आज चली हूँ मैं साजन के द्वारे, शहनाई बजे ना बजे, शहनाई बजे ना बजे। लता जी देखिए, आपकी शादी न होने की बात आ गई और हमने उस पर एक प्यार भरा गाना बजा दिया। अब बारी है एक और आपके, अब दुश्मन तो नहीं कहूँगा मैं बीमारी ली, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ तनाव जरूर हो गया होगा। एक महान संगीतकार, एक और महान संगीतकार जिनके साथ मिलकर आपने बहुत खूबसूरत गाने बनाए, मतलब उनकी तर्जों पर आपने गाया और एक एक ऐसे गाने थे कि जो फिल्मी संगीत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएं। लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ कि आप अलग हो गई उनसे, और वो थे श्री रामचंद्र। तो अन्ना साहब यानी कि श्री रामचंद्र से क्या बात हो गई, कैसी अनबन हो गई, क्यों हो गई, और न होती तो कितना अच्छा था। कुछ बताइए। अगर आप ऐसे सोचे तो मेरे दुश्मन कोई नहीं है और ना ही मैं किसी की दुश्मन हूँ, पर इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जब हम काम करते हैं, इतने लोग मिलते हैं रोज, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात हो जाती है। उनके साथ क्या हुआ था कि एक रिकॉर्डिस्ट थे जो मेरे बारे में कुछ मेरे पीठ पीछे बात करते थे, मुझे मालूम हुआ था, और वो मुझे जिसने बताया था वो आदमी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उसने मुझे कहा कि भाई मैं सुन नहीं सकता हूँ लता जी, आपके लिए ऐसी बात वो करते हैं। और मेरी रिकॉर्डिंग थी श्री रामचंद्र जी की जो उसी स्टूडियो में थी। तो मैंने अन्ना को कहा, मैंने कहा अन्ना मैं इस रिकॉर्डिस्ट के पास रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खराब बात करता है। जब मैं गाऊंगी मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ पे, और मैं जब गाती हूँ तो मुझे मेरे दिमाग को अच्छा लगना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए कि भाई
जो गाना मैं कर रही हूँ तभी वो अच्छा गाना हो सकता है। तो मालूम नहीं उनको क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा अगर तुम नहीं गाओगी लता तो मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी जगह किसी और को लाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल आप ला सकते हैं, किसी को भी ले आइए। और मैंने वो काम छोड़ा। पर मेरा उनका झगड़ा ऐसा नहीं हुआ। मैंने काम मतलब वो गाना रिहर्सल किया हुआ, मैं छोड़ के चली गई और उन्होंने फिर वो किसी और से गाना लिया और वो मराठी गाना था। अच्छा, मराठी पिक्चर का था। तो वो गाना होने के बाद उनके पास उस समय काम भी बहुत कम था और फिर बाद में मेरी उनकी बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। और फिर अगर मेरा उनका इतना झगड़ा होता तो वो मेरे पास दोबारा आए, ऐ मेरे वतन के लोगों गाने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो झगड़ा तो था ही नहीं। झगड़ा सिर्फ इस बात पे हुआ था कि उन्होंने उस आदमी को के लिए मुझसे ये कहा कि मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम नहीं गाना चाहती हो तो मत गाओ। पर उनके पास उस वक्त फिल्में थी भी नहीं। और ऐ मेरे वतन के लोगों के लिए वो मुझे बुलाने आए, मेरे घर पे आए और वो और प्रदीप जी दोनों ने आके मुझे कहा कि ये गाना तुमको गाना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं गाऊंगी नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मुझे आप मत ये कीजिए, अब मैं रिहर्सल करूंगी, दिल्ली जाऊंगी। मैंने कहा दिल्ली जाना भी मुझे इतना पसंद नहीं है इस वक्त। पर उस गाने के लिए प्रदीप जी ने बहुत जोर लगाया। प्रदीप जी ने कहा कि लता तुम नहीं गाओगी तो फिर ये गाना ही मैं दूंगा नहीं। तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकी। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं गाती हूँ। और फिर जाके मैंने उनके घर पे रिहर्सल वगैरह किए और वो गाना गाया। तो और क्या गाना बना जी, और क्या अच्छा चला, वाह 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 वाह। लेकिन लता जी वो गाना तो खैर मेरे वतन के लोगों इतनी बार बजाया और हर बार बजता ही रहता है। कोई भी मौका होता है हमारा 15 अगस्त या कोई ऐसा दिन आ जाता है राष्ट्र दिन, तो वो बजता ही है। तो यहाँ मैं पेश करूंगा कुछ झलकें कुछ ऐसे अमर गीतों की जिनकी धुन सी रामचंद्रन ने बनाई थी और जिन्हें आपने गाया था लता जी उस जमाने में जब आपका अन्ना साहब से झगड़ा नहीं हुआ था। मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, मुझ पे इल्जाम बेवफाई है मोहब्बत तेरी दुहाई है, मुझ पे इल्जाम बेवफाई है। दिल की दुनिया बसा के सावरिया, दिल की दुनिया बसा के सावरिया, तू न जाने कहाँ खो गए, साथ रहना था सारी उमरिया, दूर नजरों से क्यों हो गए। मैं जागूं सारी रैन सजन तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गीतों में छुपा लूं बैन सजन तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। महफिल में जलती शमा, महफिल में जलती शमा,
आखिर में लता जी आपका एक शरारती ड्यूएट सी रामचंद्र के साथ गाया हुआ। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, अजी चक्कर क्यों हो काटते। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। मुझसे तुम्हें क्या मतलब है, ये बात जरा बतलाओ। बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। चार महीने मेहनत की है, अजी रंग कभी तो लाएगी। जाओ जाओ जी यहाँ तुम्हारी दाल कभी गलने न पाएगी, अजी दाल कभी गलने न पाएगी। दिल वालों मत वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो, तुम रोब जमाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। FM Boleto Radio. बताता हूँ, मेरी एक मुलाकात आपसे हुई थी बहुत अरसा पहले। ये स्टूडियो में नहीं हुई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, ऐसे ही कभी कभी मैं आ जाया करता था आपके घर। तो एक बार मैंने पूछा था आपसे कि लता जी, ये ज़माना वो था जब मैंने पूछा था ये सवाल, जब गीता दत्त का देहांत हो चुका था और शमशाद ने करीब करीब गाना बंद कर दिया था, और नूरजहां और सुरैया का दौर तो उससे पहले ही ख़त्म हो गया था। तो वो सवाल ये था, देखिए पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि देखिए हमारे भारत में तो जीवन का हर मोड़ और हर संस्कार संगीत से जुड़ा हुआ है। फिर ऐसा क्यों है कि प्लेबैक गायिकाओं में नंबर 1 पर लता मंगेशकर हैं और नंबर 2 पर आशा भोसले हैं, और उसके बाद कई नंबर खाली जाने के बाद औरों के नंबर आते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि आपने उस सवाल का जवाब तब क्या दिया था और आज क्या देंगी? याद है आपको क्या दिया था? जी नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। आपने ये कहा था कि देखो, मैंने जब गाना शुरू किया तो मुझे कमाई करनी थी, बड़ी मेहनत से मैं जाती थी, कई बार चप्पल फटे हुए होते थे, कई बार छतरी फटी हुई होती थी, स्टूडियोज के बाहर घंटों खड़ी रहती थी, और ऐसे जतन से, मेहनत से पूरा डूब कर
मैंने संगीत की साधना की और इसलिए मैं आगे आई। आशा जी ने भी बड़ी मेहनत की। तो अगर हम ऊपर हैं तो ये एक तो ऊपर वाले की देन है, दूसरे ये कि मेहनत हमारी, और तीसरे कि हमें म्यूजिक डायरेक्टर्स भी ऐसे मिले जिन्होंने हमारी आवाज़ का पूरा फायदा उठाया। तो ये जवाब था उस जमाने में। आज आपका जवाब कुछ और होगा। ये उसी जमाने की बात कर रहा हूँ जब वाकई ऐसा था। आजकल तो बहुत सारी अच्छी गायिकाएं आ गई हैं नौजवान। तो क्या सवाल होगा आपका? सवाल ये है कि क्यों था कि आपका और आशा का नंबर तो था 1 और 2 पर, उसके बाद कोई ज्यादा नहीं था। लोगों का कहना ये भी है कि बहुत सारी अच्छी जो गायिकाएं उस जमाने की, फिर डर के मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी अच्छी गायिका उस जमाने में उभर रही थी, लेकिन कहते हैं कि लता मंगेशकर ने उन्हें कुछ कहीं रोका आगे आने से, उनको कुछ न कुछ कर दिया था कि वो बहुत ज्यादा ना फैले, ना शोहरत पाए। नहीं अमीन भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो नई सिंगर्स आ रही थी उस वक्त उनको हम कैसे रोक सकते थे? जो आने वाला होता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो ऊपर वाला भेजता है उसको पूरा दे के ही भेजता है। पर एक मुझे आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिंगर आती थी उस वक्त या तो मेरी कॉपी करती थी या आशा की। तो कई मर्तबा, जैसे मुझे बर्मन दादा ने एक दिन कहा था कि एक लड़की आया था और वो मुझे बोला, उसका बाप बोला मुझे कि ये लड़की लौता जैसा गाता है। तो मैंने उसको कहा कि जब ओरिजिनल हमारे पास है तो हम उसका कॉपी क्यों लेगा? तो मैं ये सोचती हूँ कि जो कॉपी आती है ना अमीन भाई, वो रहती नहीं। किशोर दा के जाने के बाद आपने देखा होगा, या रफी साहब के जाने के बाद कितने ही रफी आए, कितने ही किशोर दा आए, पर वो जो उनको भगवान ने जो देन दी थी वो ये ला नहीं सकते हैं। सही बात। और कॉपी जो है, उनका रिकॉर्ड सुन के आप उतना कर सकते हैं, पर गाने में वो बात नहीं आ सकती। बिल्कुल। उसके लिए उस आर्टिस्ट की मेहनत, लगन बहुत जरूरी होती है। और ये बहुत जरूरी बात है कि हर एक अपने स्टाइल में आया। जी हाँ। क्योंकि आज हो रहा है, काफी लड़कियां अच्छा गा रही है, अच्छी आ रही हैं लड़कियां, और लड़के भी अच्छे आ रहे हैं। पर अब मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो कॉपी नहीं करते हैं, अपना ही कुछ गाते हैं। जैसे सुनिधि चौहान है, वो गाती है, उसका अपना स्टाइल है। कविता कृष्णमूर्ति, हालांकि अभी कविता ने शायद छोड़ दिया है काम, पर अलका, मतलब इन लोगों ने अपनी एक जगह बनाई है। जैसे सिंगर में मेल सिंगर में सोनू का अपना स्टाइल है, क्लासिकल गाता है, उसकी मेहनत है उसके पीछे। उदित है, उदित की आवाज सुनते ही आपको लगेगा कि ये उदित है। अलग, बिल्कुल। हाँ, अलग। ऐसे और सिंगर्स में होता नहीं, अरे कौन, किशोरदा का नहीं, किशोरदा नहीं, शायद रफी साहब, इस तरह होता है। तो वो ज्यादा टिकता नहीं, वो माल जरा गड़बड़ होता है। आजकल वो श्रेया भी अच्छा गा रही है, बहुत श्रेया भी अच्छा गा रही है। तो लता जी, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि इन सब नौजवान उभरते हुए गायकों और गायिकाओं को आप कोई सुरीली शुभकामना दे दें, कुछ मधुर सी दुआ दे दें, तो बताइए आप कैसी शुभकामना देंगी?
आखिर में एक सवाल ऐसा है लता जी जिससे आप बच नहीं पाएंगी। वो आपकी एक बड़ी जबरदस्त ज्यादती के बारे में है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। ओह माय गॉड। देखिए वो बात यह है कि अपने संगीत और अपनी लगन और अपने जतन के बल पर जिस गायिका ने भारत रत्न की पदवी पाई हो लता जी, उसका तो ये कर्तव्य हो जाता है कि वो हर हाल में अपनी तंदुरुस्ती का और खास तौर पर अपने गले का ख्याल रखे। लेकिन आपने हमेशा अपनी सेहत के साथ ज्यादती की है? इतने सारे स्टेज शोज ले लिए, यानी भारत में भी और बाहर भी, जहाँ देखो लता जी गा रही हैं और स्ट्रेन हो रहा है। इतना आपने स्ट्रेन कर लिया कि गले ही नहीं सारे शरीर पर स्ट्रेन आ गया। और इसके अलावा आपने ना आइसक्रीम से परहेज किया और ना चटनी अचारों से जिनसे कहते हैं गला काफी खराब हो जाता है। तो अब चूंकि आपकी आवाज देखिए लता जी सिर्फ आपकी तो है नहीं बल्कि देश भर की पूंजी है? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों अपने संगीत के साथ और अपनी सेहत के साथ अपने गले के साथ इस तरह ज्यादती की? नहीं यानी अमीन भाई, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने कोई ज्यादती नहीं की है। मैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भी आइसक्रीम खाना या चटनी खाना या अचार खाना ये तो मेरा था ही। मिर्च मैं बहुत खाती थी, अब मैं खाती नहीं हूँ ज्यादा मिर्च, पर उससे गले को कुछ नहीं होता है। गला भगवान देता है और ऐसे होते हैं गले, और जो बहुत ज्यादा संभालते हैं उनको तो यहाँ तक हो जाता है कि थोड़ी सी धूल अंदर गई या धुआं गया तो गले बैठ जाते हैं। वैसा मेरा कभी हुआ नहीं भगवान की दया से, और ऐसे मैंने ज्यादती नहीं की। जहाँ तक प्रोग्रामों का सवाल है, मैंने प्रोग्राम जैसे अभी मैंने 74 में प्रोग्राम किया था लंदन में, जो पहला मेरा भारत के बाहर प्रोग्राम था। उसके बाद 5-6 साल के बाद मैंने प्रोग्राम किया। मैं ज्यादा शोज करती नहीं हूँ, और अगर बाहर गई भी हूँ तो इतने सालों में मेरा ख्याल मेरे 100 या 110 शो हुए होंगे सब जगह। ओहो, यानी हिंदुस्तान को गिनकर? हिंदुस्तान को गिन के बस सिर्फ 100? बस जी हाँ, 100 या 110 120 कहिए, इससे ज्यादा नहीं। बीच में मेरे थोड़े शोज मैंने ज्यादा किए, जैसे बॉम्बे में 2-3 शोज किए। उसमें मेरे पिताजी की सेंटेनरी थी तो उसके लिए एक शो किया था। एक शो मैंने राज ठाकरे की वो एक संस्था है उसके लिए किया था। और बाकी मैं शोज ज्यादा इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे स्टेज पे जाना, आपको पता है, मुझे इतना पसंद भी नहीं है, और वो सब जो एक वातावरण होता है उसके साथ मैं मतलब मिल नहीं पाती हूँ ठीक से। पर ये आप मेरे ऊपर बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा तो ये अच्छी बात है वैसे, वरना मैं ये कहने वाला था कि आपने इतनी ज्यादती की अपने गले के साथ और सेहत के साथ, इसीलिए आपने वहाँ पुणे में एक जबरदस्त हॉस्पिटल खुलवाया है। नहीं अपने पिताजी के नाम से हॉस्पिटल हमने इसलिए खुलवाया था कि अमीन भाई, मेरे पिताजी की डेथ पूना में हुई थी। और पूना में उस समय 42 की बात है कि मेरे पिताजी को जैसे मेडिकल एड मिलना चाहिए था, मिला नहीं। ओह, क्यों? नहीं, बस हालात ऐसे थे, और वो जमाना था जब वो मतलब 42 में वो दंगे फसाद सब चलता था। और वो मेरे पिताजी के साथ बड़ा मतलब एक ये हुआ था कि हम लोग कुछ नहीं कर सके और मेरे पिताजी की डेथ हुई। तो मेरे माँ के मन में बहुत था कि कभी अगर हो सका तो तुम लोग पिताजी के नाम का हॉस्पिटल जरूर खोलना। हालांकि माँ भी नहीं रही, पर हम लोगों ने वो, और इसमें सबसे ज्यादा जो काम किया है वो हृदयनाथ ने किया। हृदयनाथ, उषा, ये लोग छोटे छोटे शोज करके, मतलब बड़ा शो तो कैसे हो सकता था, हृदयनाथ जाके अकेला गा रहा है, और उससे जो पैसे आते थे कहीं 1 लाख 2 लाख जैसे, ऐसे कर करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। फिर हमारे एक दीनानाथ प्रतिष्ठान शुरू किया, उससे अवार्ड शुरू किए, और फिर जाके पवार साहब जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उनसे फिर जगह हमने ली और ये हॉस्पिटल हमने
की कोशिश की और अभी भगवान की दया से काफी अच्छा हो गया। हाँ, मैं भी गया हूँ वहाँ और बहुत अच्छी जगह है। मुझे बताया और वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि अमीन भाई को फिर ले आना आप क्या। मैंने कहा वे जरूर ले आएंगे लेकिन पेशेंट बना के नहीं। वैसे लता जी, मुझे यकीन है कि अगर मैं पेशेंट बन के भी जाऊंगा ना तो भी आपके हॉस्पिटल की फजाएं मेरा स्वागत बड़े प्यार से करेंगी इस तरह। मेरा ख्याल इंडस्ट्री का तो कोई आदमी बचा नहीं होगा। और आप सवाल करते हैं और हम लोग जवाब देते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझसे सवाल आप करेंगे? अरे मैं तो पहले नर्वस हो रहा था, और नर्वस हो जाऊंगा। नहीं मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने लोगों को मतलब इंटरव्यू किया है, जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको क्या महसूस होता है?
कैसा लगता है आपको कि एक आर्टिस्ट के साथ या एक हीरो के साथ बात कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, और क्या फील करते हैं आप? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, एक तो मैं संगीत का बड़ा साधक हूँ और बहुत सीखा भी मैंने, बचपन में बहुत सीखा। अच्छा। गा नहीं पाया मैं, क्लासिकल भी सीखा था मैंने। अच्छा। लेकिन वो गा नहीं पाया इसलिए कि जब मेरी आवाज फटी तो मैं बिल्कुल आउट हो गया। अच्छा। जब गाना शुरू करता था लोग कहते थे फटे ढोल बंद करो। पर आमिन भाई, उस वक्त आप रियाज करते तो आपकी आवाज ठीक हो जाती, क्योंकि हर लड़के के साथ ये होता है कि 14-15 साल के होने के बाद आवाज फटती है, पर उस पे अगर रियाज करे आदमी तो उस वक्त अच्छी हो। उस वक्त तो हमें लता दीदी मिली नहीं थी ना सलाह देने के लिए। हम तो जब भी शुरू करते थे तो ये मुश्किल हो जाती। और फिर मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि चूंकि मुझे उनका संगीत पसंद था, मैं देखता था कि उनमें क्या सबसे खूबसूरत चीजें हैं वो सामने लाई जाए। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, हालांकि लोग इस प्रोग्राम में लता जी को ज्यादा सुनना चाहते हैं मुझसे कम, कि लता जी आप जैसे ही लोग जिनसे मेरा संपर्क हुआ, जिनको मैंने सुना, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, ऐसे ही महान लोगों को मुखातिब करते हुए मैंने जीवन में बस एकमात्र शेर कहा है। तो वो शेर अर्ज यूं है लता जी कि काम बराबर बांटा जाए, काम बराबर बांटा जाए, आप पकाएं बंदा खाए। क्योंकि मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, वो आपके प्रोग्राम की इतनी तारीफ करते हैं। अरे वाह। कल ही मुझे किसी का फोन था तो वो कह रहे थे कि हम हाथ जोड़ते हैं आपके पास अगर उनके प्रोग्राम की सीडी आई हो तो हमें भेज दीजिए। और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अमीन भाई को कहिए कि ये जो प्रोग्राम वो करते हैं उसकी सीडी बना के, टेप बना के मार्केट में डालें। मैंने कहा मैं उनसे जरूर बात करूंगी। तो आपके बहुत फैन हैं, ये आप मत भूलिएगा। मैं तो खैर साइड में हूँ, फैंस तो आपके जितने। नहीं, पर आप सबको ला के जो जिस तरह से पेश करते हैं ना, वो भी तो एक खूबी है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद लता जी। और बहुत अच्छा लगा कि आप आई, और आज न जाने कितने लोग जो सुन रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि ये अच्छा हुआ कि अमीन भाई ने ये सवाल पूछे लता जी से, ताकि जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई। अच्छा तो हम चलते हैं। चलो। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी जब तुम कहोगे, जुमेरात को। हाँ, आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो खड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। आओ बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना भी आई अभी जल्दी। तो फिर आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल, क्यों? आज नहीं कल, अरे ये तो एक बहाना है। वापस घर गए जाना है। अरे कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं। तो
बहनों और भाइयों, लता मंगेशकर से पूछे हुए मेरे जरा मुश्किल सवालों के 2 प्रोग्राम हो गए खत्म। ये सब सवाल खास संगीत के सितारों की महफिल के लिए लता जी से पूछे गए थे। वैसे उनके पुराने इंटरव्यूज का एक खजाना भरा हुआ है मेरी लाइब्रेरी में, जिसे मैंने संगीत के सितारों की महफिल के कई प्रोग्रामों में बिखेरा है। आप तो सुनते ही रहे हैं। और लता जी की रिकॉर्ड की हुई कुछ नई बातें भी है मेरे पास, जो आने वाले प्रोग्रामों में पेश होंगी। मतलब ये बहनों और भाइयों के गुजरे हुए कल से आज तक और आज से आने वाले पूरे जमाने तक लता मंगेशकर की मधुर आवाज और सुरीली सोच हमारे जीवन को संवारती रही है और संवारती रहेगी। हमें हर मोड़ पर अपने पास बुलाती रहेगी। मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ, मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ, इन आँखों में तुमको जवानी मिलेगी। मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ, सुनो तो जरा धड़कने मेरे दिल की, इन्हीं में तुम्हारी कहानी मिलेगी। मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ। मेरे थरथराते हुए इन लबों पर तुम्हारा ही कोई तराना मिलेगा। मेरी बहकी नजरों में, मेरी बहकी नजरों में खोई हुई थी तुम्हारी ही कोई निशानी मिलेगी। मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ, सुनो तो जरा धड़कने मेरे दिल की, इन्हीं में तुम्हारी कहानी मिलेगी। मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ। चलो आज तुमको, चलो आज तुमको गले से लगा लूं, तुम्हारे लिए हर कसम तोड़ डालूं। करे जो सितम, हाँ करे जो सितम, वो हंसी और होंगे। यहाँ हुस्न की मेहरबानी मिलेगी। मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ। आपको ये दोनों प्रोग्राम पसंद आए ना, तो भाई मुझे ईमेल कर बताइए भी तो। पता है aminsayani@gmail.com, aminsayani@gmail.com। यानी वही अमीन सायानी जो अब आपसे इजाजत लेता है और शुरू कर देता है अगली संगीत के सितारों की महफिल की तैयारी। नमस्ते, आदाब।